हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ पोयम एसे ऑन क्रिटिसिज्म के नोट्स। एलेक्जेंडर पोप ने लिखी है ये पोयम। पोयम अपने पिछले एक वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक और बार पोयम को पहले पढ़िए और उसके बाद आप नोट्स को समझेंगे तो आपको इजीली समझने में आएंगे। और जो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है उसके साथ लर्निंग की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है। तो प्लीज़ हमेशा मेरी इस सलाह को फॉलो करिए, तो आप लोगों को जल्दी से लर्न होगा और आपको लिटरेचर का जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए अच्छा, वो पूरी तरह से मिल पाएगा। तो पोयम के नोट्स स्टार्ट करने के पहले आपको पोयम का थीम याद दिलवा दूं। पोयम ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म के अंदर उन्होंने डिस्कस किया है क्रिटिसिज्म के सिद्धांतों को। इन जनरली जो ये सब्जेक्ट है या टाइटल है पोयम का वो ही बता देता है कि पोयम के अंदर क्रिटिसिज्म को डिस्कस किया गया है, परंतु जनरली इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है, इस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है प्रोज पार्ट में। एलेक्जेंडर पोप ने पोइट्री के माध्यम से इस पोयम को डिस्कस किया है। और ये बात भी याद रखिएगा, एसे ऑन क्रिटिसिज्म एक बहुत लंबी पोयम है जिसकी कुछ लाइंस लाइन नंबर 215 से आपके कोर्स में दी गई है। 39-40 लाइंस के अराउंड है ये लाइंस। और इन लाइनों में उन्होंने एक अच्छे क्रिटिक के गुण क्या होने चाहिए, अधूरा ज्ञान किस प्रकार से खतरनाक होता है, या एक अच्छे पीस ऑफ आर्ट या एक कलाकार का क्या उद्देश्य होना चाहिए, या एक कलाकृति में क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को भी उन्होंने इस अंश के अंदर डिस्कस किया है। पोयम बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखी गई है, पढ़ने में हमें मज़ा आता है। एल्प्स पर्वत से ज्ञान के क्षेत्र को डिस्कस किया गया है कंपेयर करते हुए। सेकंड स्टेंजा के अंदर एल्प्स पर्वत से जो कंपैरिजन दिया गया है वो मेटाफोरिकल मैनर में है और बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो देखते हैं पोयम के नोट्स को। एलेक्जेंडर पोप was a Roman Catholic poet, रोमन कैथोलिक थे। ही वॉज नोन एज द लिटिल नाइटिंगेल, उन्हें लिटिल नाइटिंगेल भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज स्वीट वॉइस, उनकी स्वीट वॉइस के कारण। वहन इन 1688 में ब्लडलेस रिवॉल्यूशन फैला, या ब्रोकआउट यानी फैलना, ये ध्यान रखिएगा एक नंबर के लिए। ही हैड टू एडोप्ट प्रोटेस्टेंट रिलीजन, तो उन्हें प्रोटेस्टेंट धर्म अपनाना पड़ा। बिकॉज जेम्स टू वाज रिमूव्ड, क्योंकि जेम्स टू को हटा दिया गया था। एंड विलियम एंड मेरी वर प्रोटेस्टेंट, और विलियम एंड मेरी क्या थे, प्रोटेस्टेंट के फॉलोवर थे। ही वॉज ग्रेटली इंटरेस्टेड इन पोइट्री, उनकी बहुत अधिक रुचि थी पोइट्री में। सिंस हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही। हिज पोइटिकल वर्क्स आर, उनके प्रमुख काम हैं विंडसर फॉरेस्ट, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द रैप ऑफ द लॉक, पीरियोडिकल्स, ट्रांसलेशन ऑफ होमर, इलियड एंड ओडिसी, होमर के इलियड एंड ओडिसी का ट्रांसलेशन, ये सारे के सारे। तो उनके प्रमुख कामों में से कोई से भी दो कामों के नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि एक नंबर में कई बार हर राइटर का ही कोशिश कीजिएगा याद रखने का, क्योंकि एक नंबर में कई बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि इस राइटर के पर्टिकुलर कोई से कामों के नाम बताइए, तो कम से कम दो तो हमें हमेशा याद होने चाहिए। और आगे देखिए, द डंसिएड, द सब्जेक्ट ऑफ दिस पोयम, इस पोयम का जो सब्जेक्ट है विच पोप चोज फॉर राइटिंग पोइट्री, उसे पोइट्री राइटिंग के लिए चुना है पोप ने। इज जनरली डिस्कस्ड इन प्रोज, इसे जनरली प्रोज में डिस्कस किया जाता है। एज फार एज स्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड, जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है, दिस पोयम इज रिटन इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में है ये पोयम। इन द फर्स्ट पार्ट ही डिस्कसेस जनरल रूल ऑफ क्रिटिसिज्म, पहले पार्ट में वो जनरल रूल्स को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ अ गुड क्रिटिक, सेकंड पार्ट में एक गुड क्रिटिक के रास्ते में क्या क्या समस्याएं आती है। द थर्ड पार्ट डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्रिटिक, थर्ड पार्ट में एक अच्छे क्रिटिक के रास्ते में जो समस्याएं आती हैं उन्हें डिस्कस किया गया है। द लाइन्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फॉर आवर स्टडी, वो लाइनें जो कि हमारे अध्ययन के लिए ली गई हैं, आर फ्रॉम सेकंड कैंटो, वो सेकंड कैंटो में से, एक नंबर के लिए ये भी ध्यान रखिएगा कि पोयम के सेकंड कैंटो में से हमारे कोर्स में लाइनें डाली गई हैं।
इट इज़ रिटन इन डाइडेक्टिक मैनर, इसे डाइडेक्टिक मैनर में लिखा गया है। इट टीचेस अस द मैनर, इसमें हमें वो तरीका बताया गया है। इन विच अ प्रोज शुड बी रिटन, जिस तरीके से प्रोज को लिखा जाना चाहिए। इन दिस पोयम पोप टेल्स अस, इस पोयम में पोप हमें बताते हैं दैट अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कि एक हल्का फुल्का ज्ञान या अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। बिकॉज सच नॉलेज, क्योंकि ऐसा ज्ञान कैन लीड अस टू डेंजर, हमें खतरे की ओर ले जाता है। कैन मेक अस प्राउड, घमंडी बना सकता है। अ परफेक्ट जज शुड ऑलवेज हैव परफेक्ट एंड डीप नॉलेज, एक परफेक्ट जज को हमेशा परफेक्ट और डीप नॉलेज होनी चाहिए ऑफ द सब्जेक्ट। ही शुड अप्लाई द सेम एटीट्यूड, उसे वही एटीट्यूड अपना करके क्रिटिसिज्म करना चाहिए एज दैट ऑफ द ऑथर, जैसा कि ऑथर का है। वाहिल जजिंग अ वर्क ऑफ आर्ट को जज करते वक्त ऑथर वाले रवैये से उसे जज करना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्या कहते हैं वो एक परफेक्ट जज का रोल। एक परफेक्ट जज जो होता है वो वास्तव में किसी भी पीस ऑफ आर्ट को जज करते वक्त उसी भावना से जज करता है जिस भावना से ऑथर ने लिखा है। वी शुड नॉट क्रिटिसाइज इट फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स ओनली, हमें केवल फॉल्ट ढूंढने के लिए क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। वन शुड जज इट एज अ होल, व्यक्ति को इसे जज करना चाहिए पूर्ण के रूप में। एंड शुड नॉट एनालाइज इट इन पार्ट्स, केवल अंशों में किसी भी हिस्से का एनालिसिस नहीं करना चाहिए। He says that that beauty is composition of beauty of eyes, lips, face and appearance. सौंदर्य जो होता है ना, आँख, होठ, चेहरा और कंप्लीट व्यक्तित्व होता है। सिमिलरली अ वर्क ऑफ आर्ट इज कंपोजिशन, इसी प्रकार से एक वर्क ऑफ आर्ट जो होता है वो कंपोजिशन होता है विच कैन बी स्टडीड इन पार्ट्स, जिसे कि अंशों में पढ़ा जा सकता है। ही ऑल्सो गिव्स अस एग्जाम्पल ऑफ सेंट पीटर्स डोम, वो हमें सेंट पीटर्स डोम का उदाहरण देता है। पोयम के अंदर भी आप लोगों को बार बार बोला था और अभी वापस से रिमाइंड करवा दूं, एक नंबर में कई बार ये प्रश्न आता है कि जब वो कहते हैं इवन दाइन ओ रोम, वर्ड्स जस्ट वंडर इवन दाइन ओ रोम, पोयम की ये वाली लाइन देकर के पूछा जाता है कि कौन सी कैथेड्रल को रेफर किया गया है इस लाइन के जरिए। तो ध्यान रखिएगा, रोमन कैथेड्रल सेंट पीटर्स डोम को रेफर किया गया है, विच इज़ अ वेरी फेमस कैथेड्रल इन रोम, रोम का सबसे फेमस कैथेड्रल है ये। दिस पीरियड्स लिटरेचर इज नोन एज ऑगस्टन एज लिटरेचर, इस पीरियड के लिटरेचर को ऑगस्टन एज लिटरेचर कहा गया है। ऑगस्टन एज, एज ऑफ पोप, क्लासिकल एज, एज ऑफ रीजन और गुड सेंस आर सिनोनिम टू ईच अदर, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दिस एज इज रिमार्केबल फॉर द वर्क ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, ये युग हाईएस्ट ऑर्डर के कामों के लिए रिमार्केबल है। द राइटिंग्स विच आर फर्स्ट रैंक एवरीवेयर, उन लेखों के लिए जो कि सर्वोत्तम है हर जगह। सो इन डिफरेंट कंट्रीज, तो अलग अलग देशों में इट इज मार्क्ड बाय अ डिफरेंट पर्सन, अलग अलग व्यक्ति के द्वारा इसे मार्क किया गया है। द रेन ऑफ ऑगस्टस इज क्लासिकल एज ऑफ लिटरेचर ऑफ इटली, ऑगस्टस का युग क्लासिकल एज है लिटरेचर का इटली के। द एज ऑफ लुई 14 इज क्लासिकल एज ऑफ फ्रांस, लुई 14 का युग क्लासिकल एज है फ्रांस का। इन इंग्लैंड क्लासिकल एज इज मार्क्ड अंडर द रेन ऑफ क्वीन एनी, इंग्लैंड में क्लासिकल एज जो है क्वीन एनी के शासनकाल को रेफर करता है। मेनी मास्टरपीसेस वर रिटन इन लिटरेचर, लिटरेचर के फील्ड में कई महान लेख लिखे गए इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर ऑन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग विषयों पर। जोसेफ एडिसन, स्विफ्ट, रिचार्डसन, गोल्ड स्मिथ, डॉक्टर जॉनसन, पोप एटसेट्रा आर द राइटर्स ऑफ दिस एज, इस युग के राइटर्स हैं। एक नंबर में पूछा जा सकता है ऑगस्टन एज के प्रमुख राइटर्स के नाम बताइए, तो इन राइटर्स के नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। दीज राइटर्स स्ट्रिक्टली फॉलोड द रूल्स, ये राइटर्स रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। दे वर फॉर्मल एंड आर्टिफिशियल, थोड़े औपचारिक और कृत्रिम अंदाज वाले थे।
एलेक्जेंडर पोप हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ राइटर। एलेक्जेंडर पोप में वो सारे गुण हैं जो कि इस युग के राइटर में होने चाहिए, ऑफ अ राइटर ऑफ दिस एज परफेक्टली। ही इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एज। वो इस युग का सर्वोत्तम रिप्रेजेंटेटिव है। ऑगस्टन एज डज नॉट पे अटेंशन ऑन अनलिमिटेड इमेजिनेशन। अनलिमिटेड इमेजिनेशन पर ध्यान नहीं देता है ऑगस्टन एज, मिस्ट्री एंड स्पिरिचुअल थिंकिंग पर। देवर लॉजिकल एंड ऑफ गुड सेंस। ये राइटर्स जो हैं लॉजिकल और गुड सेंस वाले थे। लॉजिकल तार्किक। देवर अटेंटिव टूवर्ड्स फॉर्म। वो फॉर्म को लेकर के अटेंटिव थे। देन द मैटर। मैटर की तुलना में देन 2 बार लिखा हुआ है, कट कीजिएगा 1 बार का। देवर परफेक्शनिस्ट। वो परफेक्शनिस्ट थे। देवर नॉट इंटरेस्टेड इन द टेम्परामेंट ऑफ मैन। उनकी कोई रुचि नहीं थी मनुष्य के स्वभाव में। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड हैज़ ऑल द फॉल्ट्स। इस समय के लिटरेचर में वो सारी कमियां थी ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम, जो कि उस समय के समाज में थी। दीज राइटर्स डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन द कंट्री लाइफ। इन राइटर्स की कोई रुचि नहीं थी ग्रामीण जीवन में। दे हैव यूज्ड सेटायर वास्टली। विस्तृत स्तर पर तो इन्होंने व्यंग्य का प्रयोग किया, एंड ऑल्सो द हेरोइक कपलेट, और हेरोइक कपलेट का। द क्लासिकल पोइट्स एग्जिबिट द क्वालिटी ऑफ गुड सेंस। क्लासिकल पोइट्स जो हैं वो गुड सेंस की क्वालिटी को प्रकट करते हैं। सॉरी, क्वालिटी ऑफ गुड प्रोज। गुड प्रोज की क्वालिटी को बताते हैं, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय टर्सनेस, जिसमें कठोरता, नीटनेस, स्पष्टता एंड एलिगेंस, भव्यता होती है। सेम वाज द क्वालिटी ऑफ पोप एंड ड्राइडन। यही गुण होता है पोप और ड्राइडन का, जैसे राइटर्स का। पोप हैज़ अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश। इंग्लिश में बहुत बड़ा योगदान रहा है पोप का, लाइक शेले, कीट्स एंड अदर्स। इन राइटर्स की तरह ही। क्लासिसिज्म ऑफ पोप इज नोन एज सूडो क्लासिज्म ऑफ द 10th सेंचुरी। पोप के क्लासिज्म को 10वीं सदी का सूडो क्लासिज्म कहा गया है। पोप ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड करेक्टनेस। वो करेक्टनेस की, प्रेसिजन, संक्षिप्तता की बात करते हैं। इट इज यूज्ड टू बी सेड अबाउट हिम। उनके बारे में अक्सर कर यह कहा गया है दैट समथिंग अकर्स टू हिज माइंड। अगर कोई भी बात उनके दिमाग में आती इन नाइट, रात को, ही गेट अ पेन एंड पेपर ब्रॉट बाय द सर्वेंट, तो वो नौकर से तुरंत पेन और पेपर मंगवाते। इवन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन इफ समथिंग स्ट्राइक्स हिम। यहाँ तक कि बातचीत के दौरान भी अगर कोई बात उन्हें स्ट्राइक करती, चौंकाती, ही नोटेड डाउन एट द सेम टाइम, तो तुरंत लिखते। फॉर हिम पोएम्स वर मीन्स। फॉर हिम से दूसरा सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। फॉर हिम पोएम्स वर मीन्स ऑफ थ्रोइंग लाइट ऑन द वीकनेस ऑफ फीमेल्स। महिलाओं की कमजोरी को बताता है पोएम्स उनके लिए माध्यम है। पोइट्री वॉज अ टूल इन हिज हैंड्स टू इंजर हिज एनिमीज। उनके हाथों में पोइट्री एक ऐसा औजार थी जिससे कि वो अपने शत्रुओं को चोट पहुंचाते। ही वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। ग्रीक और रोमन लिटरेचर के एडमायरर थे। ही वॉज फॉलोवर ऑफ वर्जिल एंड होमर। वर्जिल और होमर के फॉलोवर थे। एलेक्जेंडर पोप वॉज अ मास्टर ऑफ सेटायरिकल पोइट्री। सेटायरिकल पोइट्री के मास्टर थे। इन दिस पोएम ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये जो पोएम है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसमें भी ही सेज दैट अ पर्सन हु हैज़ लेस नॉलेज, वो कहते हैं वो व्यक्ति जिसे कम ज्ञान होता है, थिंक्स हिमसेल्फ मोर इंटेलिजेंट, वो खुद को ज़्यादा इंटेलिजेंट मानता है। ही बिकम्स एरोगेंट, घमंडी और अहंकारी हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी द मेन, इसके विपरीत वो व्यक्ति हु नोज मच, जो ज़्यादा जानता है, शोज लेस, दिखाता कम है। पोप गिव्स रेफरेंस टू पायरियन स्प्रिंग। पोप पायरियन स्प्रिंग का रेफरेंस देते हैं, विच इज सेक्रेट टू द गॉडेस ऑफ लर्निंग, जो कि ज्ञान की देवी के लिए पवित्र है। ये पायरियन स्प्रिंग की जानकारी अपनी कंप्लीट रखिएगा। ये है फाउंटेन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का झरना, जिसको का पानी पीने से ज्ञान बढ़ता है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ग्रीक माइथोलॉजी में काफ़ी पवित्र माना गया है इस झरने को। तो 1 नंबर में पूछा जा सकता है, उस हिसाब से अच्छे से याद रखिएगा। पोएम के अंदर मैंने इसे डिटेल में समझा रखा है, प्लीज़ पोएम के अंदर इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा।
which is sacred to the goddess of learning. Pope says that in youth men become enthusiastic. यौवन में मनुष्य जोश से भर जाता है टू अटेन ग्रेट हाइट्स, हाइट्स को छूने के लिए. इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान के क्षेत्र की. दे थिंक दैट दे कैन डू इट ईजीली, उन्हें लगता है वो आसानी से सब कर लेंगे. बट वेन दे एडवांस फर्दर, पर जब वो आगे बढ़ते हैं, दे केम टू नो, तो उन्हें पता चलती है द हिडन लेंथ, छुपी हुई विस्तार. द फील्ड ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर, नॉलेज और लिटरेचर का जो क्षेत्र है, इज ऑलवेज वास्ट, हमेशा विस्तृत होता है. इन द बिगनिंग वन कैन हैव अ स्मॉल व्यू ऑफ इट, शुरुआत में इसका छोटा दायरा दिखता है. ही विल फाइंड दैट दीज आर एंडलेस, पर बाद में पता चलता है ज्ञान के क्षेत्र का दायरा तो कैसा है, एंडलेस. द पोइट हैज मेड अ कंपेरिजन, पोइट एक तुलना करता है बिटवीन एल्प्स एंड नॉलेज. He says that one hill of knowledge is peeping over another hill of knowledge. ज्ञान की एक पहाड़ी के पीछे से दूसरी पहाड़ी झांकती है. यहाँ पर मेरे नोट्स कंप्लीट होते हैं. पैराग्राफ 1, 3 और 6 को अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो 250 शब्दों का जो आपका आंसर है वो लगभग कवर हो जाता है. इसके अलावा आप अपने अनुसार भी कुछ एडिशंस कर सकते हैं. ये जस्ट सजेशन है कि आप केवल इतना करके भी अपने 250 शब्दों के आंसर को कवर कर सकते हैं. पोयम का मेरे नोट्स का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. और कोई भी कमेंट आपको डालना है, जानकारी आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें. थैंक यू एवरीवन.